गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभास स्टडी क्लासेस। तो हमारा जो सीरीज़ चल रहा है अभी हिंदी साहित्य के इतिहास का वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज़, उसका भक्तिकाल एवं रीतिकाल दोनों पार्ट जो है कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाने वाला भक्तिकाल, उससे कई क्वेश्चन जो हैं एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो इसके रिलेटेड हमने बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस जो हैं हमने सॉल्व किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने सेव करके रखा है हिंदी साहित्य के नाम से, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और ये दोनों पार्ट कंप्लीट होने के बाद हमने आदिकाल शुरू किया था, और आदिकाल का कल हमने पार्ट 1 हमने शुरू किया था इसका। तो कल पार्ट 1 जो है कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व किए हैं आदिकाल के। बहुत ही ज़्यादा लाभदायक क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है। तो आज जो है हम पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम और भी महत्वपूर्ण आदिकाल के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्लास 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, कनफट्टे योगी किस पंथ के लोगों को कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो कनफट्टे योगी किस पंथ के लोगों को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नाथ पंथ के लोगों को। याद रखिएगा, जो नाथ पंथ के लोग हैं उनको कनफट्टा योगी भी कहते हैं, जैसे कि गोरखनाथ, मच्छचंद्रनाथ, जलंधरनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने सिद्ध सरपा का समय कब तक माना है? तो आचार्य शुक्ल ने सिद्ध सरपा का समय जो है वो कब तक माना है? तो उन्होंने माना है विक्रमी संवत 690। ठीक है, याद रखिएगा 690 जो है उन्होंने माना है सिद्ध सरपा का समय। चलिए नेक्स्ट ये पंक्ति पढ़ते हैं। ये पंक्ति कई बार एग्जाम में पूछी गई है। 9 लख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। ये पंक्ति किसने कही है? तो ये जो है गोरखनाथ ने कही है। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। चलिए नेक्स्ट पंक्ति, अंजन माही निरंजन भेड़िया तल, तिल मुख भेटिया तेल, मूर्ति माही अमृति पस्या, भया निरंतरी खेल। ये पंक्ति किसकी है? तो ये जो है ये भी गोरखनाथ ने लिखी है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखनाथ के प्रमुख संस्कृत ग्रंथ कौन कौन से हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला जो ग्रंथ है वो आता है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। याद रखिएगा, सिद्ध सिद्धांत पद्धति ये एक संस्कृत ग्रंथ है गोरख पंथ का। फिर आता है विवेक मार्तंड। याद रखिएगा, विवेक मार्तंड। नेक्स्ट आता है शक्ति संगम तंत्र। ठीक है, याद रखिएगा, शक्ति संगम तंत्र। चौथा है निरंजन पुराण और वैराट पुराण। तो 5 जो हैं कुल मिलाकर गोरख पंथ के प्रमुख संस्कृत ग्रंथ माने गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ साहित्य के आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो नाथ पंथ के आरंभकर्ता माने जाते हैं गोरखनाथ। ठीक है, याद रखिएगा, गोरखनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंथ को योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत भी कहा जाता है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको भी आप जो है नोट कर लीजिए। तो अवधूत मत, योग संप्रदाय और योग मार्ग किसको कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कहते हैं नाथ पंथ को। ठीक है, नाथ पंथ से जुड़े जो संत मुनि हैं उनको अवधूत मत भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पंक्ति पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमामंडित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये पंक्ति किसने कही है? तो ये जो है ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मेनली ये पूछ लिया जाता है यहाँ से यहाँ तक कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, ये किसने कहा है? तो ये जो है ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं कि सिद्ध मत और नाथ पंथ में प्रमुख अंतर क्या था? क्योंकि यही एक अंतर, क्योंकि इन्हीं अंतरों की वजह से जो है नाथ पंथ के, सिद्ध पंथ के कुछ जो संत थे वो उन्होंने
सिद्ध संप्रदाय से अपने आप को अलग करके उन्होंने नाथ पंथ की शुरुआत की थी। तो इसकी अंतर को जानना बहुत आवश्यक है, एग्जाम में आता है ये, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो अंतर है सिद्ध और नाथ के बीच वो ये है कि सिद्ध मुनि जो थे वो निरीश्वरवादी थे, ठीक है, वो निरीश्वरवादी थे, और नाथ मुनि जो थे वो ईश्वरवादी थे, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, इसको आप नोट करके रखिए, एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। और फिर दूसरा जो अंतर है वो ये है कि सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे, किंतु नाथ पंथी जो थे वो उसके विरोधी थे, ठीक है। तो ये भी जो है बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। ये दो डिफरेंस आप याद कर लीजिए, एग्जाम में जो है कुछ भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि कौन से पंथ के लोग जो हैं वो ईश्वरवादी थे, तो ईश्वरवादी कौन थे? नाथ पंथ, एवं निरीश्वरवादी थे सिद्ध पंथ, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ पंथियों के ईश्वरवाद का वैशिष्ट क्या है? तो इसका जो वैशिष्ट है वो ये है कि निर्गुण की साधना करना, ठीक है। ये जो है निर्गुण भक्ति धारा पर यकीन करते थे। नाथ पंथी की जो ईश्वरवाद उनकी जो विचारधारा थी वो ये थे कि निर्गुण पद्धति से वो ईश्वर की साधना किया करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हठयोग, गुरु महिमा एवं पिंड ब्राह्मणवाद किस साहित्य के वैशिष्ट्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो हठयोग, गुरु महिमा और पिंड ब्राह्मणवाद किस साहित्य में वैशिष्ट्य है? तो ये जो है ये नाथ, ठीक है, याद रखिएगा, नाथ साहित्य में ये इसका वैशिष्ट्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य किसने माना? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है मिश्र बंधुओं ने, ठीक है, मिश्र बंधुओं ने माना है इनको, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा था, उन्होंने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखवाणी की भाषा क्या है? तो गोरखवाणी की भाषा क्या है? तो इनकी भाषा है खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी, ठीक है, खड़ी बोली में मिश्रित राजस्थानी जो है ये गोरखवाणी की भाषा कहलाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने नाथ पंथियों की भाषा को क्या कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के बहुत बड़े इतिहासकार हैं। उनके नामकरण और काल विभाजन को सबसे अधिक और वैज्ञानिकता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो उनकी कथन को बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आचार्य शुक्ल ने नाथपंथियों की भाषा को क्या कहा है? सद्धू कड़ी, याद रखिएगा, सद्धू कड़ी। ये जो है कबीर की भाषा भी मानी जाती है, सद्धू कड़ी, ठीक है। और कबीर की भाषा जो है पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं उसको। तो सद्धू कड़ी का अर्थ क्या है? जिसका ढांचा जो है कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था, ठीक है। तो ये जो है ये मेन भाषा थी नाथपंथियों की साहित्य रचना करने के लिए, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, सद्धू कड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्ति पढ़ते हैं। नाथ बोले अमृत वाणी, बड़ी सेगी कांवली पानी, गाड़ी पड़रवा बांधिले खूंटा, चले तमामा वजीले ऊँटा। ये पंक्ति किसने कही है? तो ये जो है गोरखनाथ की ये पंक्ति मानी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु कीजिए महिला निगुरा न रहिला, गुर बिन ज्ञान न पायला रे भाईला। ये पंक्ति किसने कही है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि देखिए वन लाइनर पंक्तियाँ जो होती है ये एग्जामिनेशन में इसको पूछने का मैक्सिमम चांसेस रहता है, ठीक है। तो ये जो है ये भी गोरखनाथ ने ही ये पंक्ति कही है। मैं अब इसको जो है जितने भी पंक्तियाँ खास करके आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की जितने भी पंक्तियाँ हैं उसका मैं एक सेपरेट क्लास लाने वाला हूँ, जिसमें हम सभी पंक्तियों के एक्सप्लेनेशन करके पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरख रचित कितनी पुस्तकों का उल्लेख किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरख रचित कितनी पुस्तकों का उल्लेख किया है? तो कुल संख्या जो मानी गई है वो है 28, याद रखिएगा 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, 100% जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये जो पंक्ति है ये तुलसीदास ने कही है, ठीक है, याद रखिएगा, तुलसीदास ने ये पंक्ति कही है। नेक्स्ट पंक्ति, धूत कहो अवधूत कहो। ये पंक्ति किसने कही है? ये भी जो है तुलसीदास जी ने
कही है। ये भी देखिए छोटे छोटे वन लाइनर जो पंक्तियाँ होती है मैक्सिमम चांसेस होते हैं इसका पूछे जाने का, ठीक है। तो इसको जो है आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल, कुछ सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा कोशों का बोधगान ओ दोहा नामक नाम से संपादन प्रकाशन किसने किया था? तो बौद्ध गान और दोहा का जो प्रकाशन है वो किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये क्या था? हरप्रसाद शास्त्री जी ने, ठीक है, याद रखिएगा, हरप्रसाद शास्त्री जी ने ये किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने सिद्ध साहित्य के संपादन का कार्य किया था? तो किन्होंने किया था? पाश्चात्य प्राच्यविद बेंडल ने किया था, याद रखिएगा इनका नाम बेंडल। ये सर्वप्रथम इन्होंने ही सिद्ध साहित्य के संपादन का कार्य किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महासुखवाद किस मत का वैशिष्ट्य है? एक और महत्वपूर्ण सवाल, और खास करके ये जो सवाल है ये एक मत के गुणों को भी दिखाता है। तो महासुखवाद जो है ये सिद्ध मत की वैशिष्ट्य मानी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा कोशों में प्रमुख अंतर क्या है, यहाँ पे बताना है आपको। तो सिद्धों का जो चर्या गीत है और दोहा कोशों, इन दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि दोहों में मतों का खंडन मंडन है, ये आप याद रखिएगा। दोहा कोशों में जो है मतों का खंडन मंडन किया गया है, और चर्या पदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना का उल्लेख किया गया है। बहुत बड़ा डिफरेंस है और एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि चर्या गीत की विशिष्ट क्या है, या क्या समझते हैं आप चर्या गीतों से? तो चर्या गीत जो है इसमें सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना का उल्लेख है, और दोहा कोशों में मतों का खंडन मंडन है। ये मेन डिफरेंस है ये, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि दोहों की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है, तो चर्या पदों की अबहट में। ये लैंग्वेज डिफरेंस है कि जो दोहा कोश है उनकी रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई थी, और चर्या पदों की जो है अबहट भाषा में हुई थी। बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि चर्या पद की भाषा क्या है, चर्या पदों की भाषा, तो चर्या पदों की भाषा है अबहट, ठीक है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य का विकास कहाँ हुआ है? तो जैन साहित्य का विकास कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मध्य प्रदेश के पश्चिमोत्तर में, ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के पश्चिमोत्तर में हुआ था। और नाथ साहित्य का विकास कहाँ हुआ था? राजपुताने और पंजाब में, ठीक है। इसको आप नोट करके रखिए, यहाँ से जो है कई बार जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न काव्य शैलियों किस साहित्य की विशेषता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो जो आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न काव्य शैलियाँ हैं ये किस साहित्य में उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है जैन साहित्य में, ठीक है, याद रखिएगा, जैन साहित्य में इसका उपयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली क्या थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली थी रास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश में पांडव पुराण किसने लिखा? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अपभ्रंश भाषा में पांडव पुराण किसने लिखा था? तो ये लिखा था यश कीर्ति ने, ठीक है, याद रखिएगा, यश कीर्ति ने लिखा था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः सिद्धों का समय कब तक माना गया है? सिद्ध साहित्यों या सिद्ध परंपरा जो थी वो कब से कब तक मानी गई है सामान्यतः, यानी कि सभी वैज्ञानिकों के आधार पर? तो ये जो है ये मानी गई है 8वीं से 13वीं, ठीक है, 8वीं से 13वीं शती तक जो है सिद्धों की समय सीमा मानी गई है, ठीक है। तो इसको जो है आप नोट करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयंभू के अपूर्ण ग्रंथ पौम चरियु को किसने पूर्ण किया था? ये आया था, ये भी कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो पौम चरियु को किसने पूर्ण किया था? तो ये किया था स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने, ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए ये एक ही क्वेश्चन में हमें और भी बहुत सारे
क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि पयोमचर्यु के रचनाकार कौन है, तो इनके रचनाकार है स्वयंभू। ठीक है, कौन सा ग्रंथ जो है वो अपुण्य है स्वयंभू का, पयोमचर्यु। स्वयंभू के पुत्र का नाम क्या है, त्रिभुवन। ठीक है, तो देखिए 3 क्वेश्चन के आंसर हमने सॉल्व कर दिए एक ही क्वेश्चन में। तो ऐसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो उसको जो है आप याद कर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है स्वयंभू को। ठीक है, तो नोट कर रखिए स्वयंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश के किस कवि ने अपने को अभिमान मेरु कहा था। तो किस कवि ने अपने आप को उपनाम दिया था अभिमान मेरु, तो ये दिया था पुष्पदंत ने। ठीक है, याद रखिएगा पुष्पदंत ने ये अपने आप को उपनाम दिया था अभिमान मेरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कथन पढ़ते हैं, अगर उनकी या फिर कह सकते हैं कि जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेंगी। जैन साहित्य के संदर्भ में ये कथन किसका है, यानी कि किसने ये कथन कहा है जैन साहित्य के ऊपर, तो ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, तो इसको जो है आप नोट कर रखिए, कथन जो है मेनली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा है। तो जैन कवि जो थे उन्होंने कृष्ण कथा को क्या नाम दिया था या क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था हरिवंश पुराण। याद रखिएगा हरिवंश पुराण नाम दिया था उन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि कौन थे। ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, परंतु इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो जैन परंपरा का सर्वप्रथम कवि जो थे माने गए हैं स्वयंभू। ठीक है, याद रखिएगा स्वयंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ कौन थे। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आदिनाथ को जो है स्वयं शिव माना गया है। ठीक है, याद रखिएगा शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुब सहाप्यास नामक अपभ्रंश रचना के रचयिता कौन है। देखिए यहाँ से भी जो है 2 सवाल के जवाब बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि दुब सहाप्यास किस प्रकार की रचना है या किस भाषा की रचना है, तो ये जो है अपभ्रंश रचना है। और एक इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है देवसेन। याद रखिएगा देवसेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथ जो हिंदी में रचित हैं इनको पढ़ लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। तो जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथों के नाम जो है पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिंदी साहित्य में आदिकाल में सबसे ज़्यादा रचनाएं जो हैं जैन साहित्य में ही लिखी गई हैं। तो 100% यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो पहला जो ग्रंथ है वो आता है श्रावकाचार। ठीक है, याद रखिएगा श्रावकाचार। ये लिखा गया था कब, 1933 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा 1933 ईस्वी में लिखा गया था। इसके रचनाकार कौन है, देवसेन। ठीक है, देवसेन। चलिए नेक्स्ट, लघुनय चक्र या दर्शन सार, ये भी किसने लिखा था, तो ये भी जो है लिखा था देवसेन कवि ने। ठीक है, याद रखिएगा देवसेन कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है। इनके रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। ठीक है, याद रखिएगा शालिभद्र सूरी। ये कब लिखा गया था, 1184 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। और इसकी खासियत यह है कि ये खंड काव्य है। देखिए कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पूछा जाएगा कि इसके रचयिता का नाम बताइए, नहीं, यही मेनली ऐसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि किस प्रकार का काव्य है या इसकी रचना कब की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदनबाला रास, इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं आसगु। ठीक है, याद रखिएगा आसगु। ये कब, इसकी रचना कब की गई थी, 1200 ईस्वी में। ठीक है, 1200 ईस्वी में। इसमें 35 छंदों का लघुखंड काव्य करुण रस की प्रधानता इसमें दी गई है। ठीक है, चंदनबाला रास में किस रस की प्रधानता है, करुण रस की। और इसमें 35 छंदों का लघुखंड काव्य जो है माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तुतिभद्र रास, इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं जिन धर्म सूरी। ठीक है, याद रखिएगा जिन धर्म सूरी। इसकी रचना कब हुई थी, 1209 में। ठीक है, फिर आते हैं रेवंत गिरिरास।
इसके रचनाकार हैं विजय सेन सूरी। ठीक है, विजय सेन सूरी। इसकी रचना कब हुई थी? 1231 ईस्वी में। ठीक है, 1231 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। फिर आते हैं नेमिनाथ रास। ठीक है, नेमिनाथ रास के रचयिता कौन है? सुमति गणी। ठीक है, याद रखिएगा, सुमति गणी। इसका रचना समय क्या है? 1213। ठीक है, तो यहाँ से जो है कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसको, इस पूरे टेबल को जो है आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले जाइए आप। बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है ये, कई बार इससे जो है क्वेश्चन पूछे गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन साहित्य के अंतर्गत कौन सा रास जो है यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित वास्तुकलात्मक सौंदर्य का आकर्षण प्रस्तुत करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो कौन सी रचना है? तो वो है विजय सेन सूरीकृत रेवंतगिरी रास। ठीक है, याद रखिएगा, रेवंतगिरी रास वो रचना है जिसमें कि यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित वास्तुकलात्मक, ठीक है, याद रखिएगा, वास्तुकलात्मक सौंदर्य का आकर्षण प्रस्तुत किया गया है। इसका नाम है रेवंतगिरी रास। ठीक है, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन आ सकता है इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देवसेन कृत श्रावकाचार की रचना किस छंद में हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो श्रावकाचार की जो रचना है वो दोहा छंद में हुई थी। ठीक है, दोहा छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो जो शब्दानुशासन है ये एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि शब्दानुशासन जो है वो किस प्रकार का ग्रंथ माना गया है, तो ये जो है एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है हेमचंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने व्याकरण ग्रंथ में किसने उदाहरण के लिए भट्टी के समान एक दयाश्रय काव्य की भी रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है? तो किन्होंने जो है एक दयाश्रय काव्य की भी रचना की जिसके अंतर्गत जो है कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य मिलता है, तो वो है हेमचंद्र। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य कुमारपाल प्रतिबोध किसने लिखा है? मेनली आप ये याद रखिएगा कि कुमारपाल प्रतिबोध जो है ये एक गद्य पद्य में संस्कृत, ठीक है, याद रखिएगा, संस्कृत प्राकृत काव्य है। ठीक है, तो बहुत कंफ्यूज करने वाला ये क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से जो है देख लीजिए, या इसका आप स्क्रीनशॉट ले जाइए, या इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो कुमारपाल प्रतिबोध जो है ये गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सोमप्रभ सूरी। ठीक है, याद रखिएगा, सोमप्रभ सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृत ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं, किसने लिखा है? तो ये आप याद रखिए कि प्रबंध चिंतामणि में बहुत सारे पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं। देखिए यहाँ से जो, देखिए ऐसा भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है जैनाचार्य मेरुतुंग ने। ठीक है, जैनाचार्य मेरुतुंग ने ये लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृत के पाणिनि कौन कहलाते हैं? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में। तो प्राकृत के पाणिनि कहलाते हैं जैनाचार्य हेमचंद्र। ठीक है, याद रखिएगा, जैनाचार्य हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमचंद्र कृत सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन क्या है? देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं और वही सवाल जो है फिर से पूछ दिया गया कि शब्दानुशासन किस प्रकार का ग्रंथ है। तो शब्दानुशासन जो है ये प्राकृत अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, प्राकृत और अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ माना गया है शब्दानुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन। देसी नाममाला कुमारपाल चरित ग्रंथ के रचयिता कौन है? सीधा सवाल पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेमचंद्र। ठीक है, याद रखिएगा, हेमचंद्र। मालवा नरेश भोज के चाचा मुंज के कुछ दोहे किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो मालवा नरेश भोज, याद रखिएगा, भोज के चाचा मुंज के कुछ दोहे किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो ये जो है
ये प्रबंध चिंतामणि में संग्रहित हैं, जिसके लेखक हैं मेरुतुंग। ठीक है, तो ऐसे जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रबंध चिंतामणि उस ग्रंथ का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाषित संग्रह सारंगढ़ पद्धति के रचयिता कौन है? तो सारंगढ़ पद्धति के रचयिता कौन है? सारंगढ़। ठीक है, ये इसे क्वेश्चन देखने से आपको पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये जो है सारंगढ़ ने लिखा है। चलिए प्रमुख रासो ग्रंथ पढ़ते हैं, क्योंकि आदिकाल में रासो काव्य रासो ग्रंथ के रिलेटेड क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इनके बारे में भी जानना बहुत ही आवश्यक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू। तो ग्रंथों के नाम पढ़ते हैं। पहला जो ग्रंथ है वो आता है खुमान रासो। याद रखिएगा, खुमान रासो ये कब लिखी गई थी? 9वीं शती में। ठीक है, आप जो है डेट याद कर लीजिए या इसको आप कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि डेट जो है मेनली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो खुमान रासो लिखा गया था 9वीं सदी में। इसके रचयिता कौन है? दलपत विजय। ठीक है, दलपत विजय इसके लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विसलदेव रासो ये लिखा गया था 1155 में, ईस्वी में लिखा गया था ये। इसके रचयिता कौन है? नरपति नालह। ठीक है, नरपति नालह। फिर आता है हम्मीर रासो। हम्मीर रासो का रचयिता कौन है? सारंगढ़। ठीक है, याद रखिएगा, सारंगढ़। परमाल रासो इसके रचयिता है जगनिक। ठीक है, फिर आता है बहुत प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ भी इसको कहा जाता है। तो पृथ्वीराज रासो लिखा गया था किनके द्वारा? चंद्रबरदाई। याद रखिएगा, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था। और ऐसा कहा जाता है कि चंद्रबरदाई जो थे वो राजा पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र थे। ठीक है, तो उनके जीवन से रिलेटेड जो है पृथ्वीराज रासो मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयचंद प्रकाश इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं भट्ट केदार। ठीक है, याद रखिएगा, भट्ट केदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयमयंग जश चंद्रिका के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मधुकर कवि। ठीक है, मधुकर कवि। नेक्स्ट ग्रंथ रणमल छंद। तो ये किसने लिखा है? ये श्रीधर ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आचार्य शुक्ल ने जो है रासो शब्द की उत्पत्ति जो है किस शब्द से मानी गई। जैसे कि कुछ वैज्ञानिक या कुछ जो इतिहासकार हैं वो ऐसा मानते हैं कि रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई, या रसिक शब्द से रासो की उत्पत्ति हुई, या रास शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। परंतु आचार्य शुक्ल के हिसाब से रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो ये जो हुई है रसायन शब्द से। ये याद रखिएगा, रसायन शब्द से जो है इसकी उत्पत्ति मानी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? इन्होंने यानी कि आचार्य शुक्ल ने रसायन से मानी है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किससे मानी है? तो इन्होंने मानी है रासक से। याद रखिएगा, रासक से मानी है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुमान रासो की भाषा क्या है? तो खुमान रासो की भाषा राजस्थानी हिंदी मानी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसलदेव रासो किस प्रकार का ग्रंथ माना गया है यहाँ पे? तो विसलदेव रासो जो है ये माना गया है कि विरह गीत काव्य। ठीक है, याद रखिएगा, विरह गीत काव्य। जैसे कि आप पद्मावत में पढ़ते हैं नागमती वियोग खंड, जिसमें कि नागमती जो है अपने पति के चले जाने के बाद जो है बहुत उनको याद करती है। तो इस विसलदेव रासो में जो है इसी प्रकार का एक विरह गीत भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसलदेव रासो का प्रमुख रस क्या है? तो इसका जो प्रमुख रस है वो है श्रृंगार रस। ठीक है, याद रखिएगा, श्रृंगार रस का इसमें मेंशन किया गया है इस ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विसलदेव रासो का रचनाकाल कब तक माना, यानी कि कितना माना है विसलदेव रासो का रचनाकाल या रचना समय? तो ये माना है इन्होंने विक्रम संवत 1212। ठीक है, याद रखिएगा, विक्रम संवत 1212। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आल्हा खंड किस रासो ग्रंथ से विकसित माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आल्हा खंड जो है ये परमाल रासो से विकसित माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्हा उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किस ग्रंथ में है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आल्हा उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन जो है ये परमाल रासों में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्हा खंड का सर्वप्रथम प्रकाशन किसने किया था? तो किस व्यक्ति ने जो है आल्हा खंड का सर्वप्रथम प्रकाशन किया था? तो ये किया था चार्ल्स इलियट ने, याद रखिएगा, जो कि फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश थे। और ये समय काल यानी किस समय में किया था इन्होंने? 1865 में इन्होंने किया था। इनका नाम है चार्ल्स इलियट। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्हा खंड का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आल्हा खंड का अंग्रेजी अनुवाद किया था वाटरफील्ड ने। ठीक है, याद रखिएगा, वाटरफील्ड ने किया था इन्होंने, वाटरफील्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्हा खंड लोकगीत के रूप में कहाँ गाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आल्हा खंड जो है ये गाया जाता है उत्तर प्रदेश के वेसवाड़ा में, याद रखिएगा, वेसवाड़ा, पूर्वांचल और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में। ठीक है, तो इन तीन स्थानों में जो है मेनली आल्हा खंड लोकगीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्हा गीत किस ऋतु विशेष में गाया जाता है? यानी किस ऋतु में या किस सीजन में ये गाया जाता है मेनली आल्हा गीत? तो ये गाया जाता है बरसात के दिनों में। ठीक है, याद रखिएगा, बरसात के दिनों में ये गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि और हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आचार्य शुक्ल के कथन और उनके मत जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य में, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ही अधिक जरूरी माने गए हैं। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई माने गए हैं। ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं चंद्रवरदाई। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है इन्होंने पृथ्वीराज रासो को माना है। ठीक है, तो इसको जो है आप नोट कर लीजिए, 100% इनमें से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन में जो है ये पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनश्रुति के अनुसार किस कवि और उसके आशयदाता नरेश का जन्म एक दिन में हुआ था और दोनों ने एक ही दिन ये संसार भी छोड़ा था? यानी कि कौन से ऐसे दो व्यक्ति थे जिनका जन्म भी एक ही दिन में हुआ था और वो एक ही दिन में संसार को छोड़कर भी चले गए थे? तो वो कौन थे? चंद्रवरदाई और राजा पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था, चंद्रवरदाई जो कि पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे, इन दोनों की जो है जन्म एक ही दिन में हुआ था और ये एक ही दिन में संसार को छोड़कर भी चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने का कार्य या जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वो थे चंद्रवरदाई के पुत्र जलहन। याद रखिएगा, जलहन, कहीं पे नौ भी यूज़ किया जाता है, नौ शब्द, और कहीं पे जो है नौ भी यूज़ किया जाता है, परंतु जलहन जो है इन्होंने पूरा किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के सर्ग या अध्याय को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो के सर्ग या अध्याय को समय कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के कितने समय हैं, यानी कुल मिलाकर कितने समय माने गए हैं पृथ्वीराज रासो में? तो इनकी संख्या है 69। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये, तो इसको जो है आप नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले प्रमुख विद्वान जो है वो कौन कौन थे? देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक, अप्रामाणिक और अर्ध प्रामाणिक मानने
वाले कई सारे विज्ञान या विद्वान या कह सकते हैं कि इतिहासकार आए थे। कुछ इसे प्रामाणिक मानते थे, कुछ अप्रामाणिक, कुछ अर्धप्रामाणिक मानते थे। तो इनका एक टेबल है कि कौन कौन किस प्रकार से पृथ्वीराज रासो को मानता है। तो जो प्रामाणिक मानते थे, याद रखिएगा, जो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते थे वे हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे और कर्नल टार। ये 4 व्यक्ति जो हैं, इसको आप देखिए, नोट करके रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, एग्जाम में 100% पूछा जाता है इसके रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये 4 व्यक्ति जो हैं इन्होंने प्रामाणिक माना है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन है। तो अप्रामाणिक किन्होंने माना है, तो ये आते हैं आचार्य शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, बुलहर, गौरी शंकर और हीराचंद ओझा। तो ये जो हैं ये लोग पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। ठीक है, तो इसको भी जो है आप नोट करके रखिए। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि कविराज श्यामल दास ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना या किस श्रेणी में वो रखते हैं, तो वो रखते हैं अप्रामाणिक में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ही मैक्सिमम पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो को अर्धप्रामाणिक अर्थात रासो की रचना पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद ने किया था, किंतु उसका मूल रूप आज उपलब्ध नहीं है। ये मानने वाले प्रमुख विद्वान जो हैं वो कौन कौन हैं। यानी कि ऐसे विद्वान जो मानते हैं कि इसका मूल रूप जो है पृथ्वीराज रासो का आज हमारे बीच नहीं है या उपलब्ध नहीं है, तो उनके नाम कौन कौन से हैं। तो वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिनविजय और डॉक्टर सुनीति कुमार चैटर्जी। ये 3 जो हैं ऐसा मानते हैं कि इसका मूल रूप आज उपलब्ध नहीं है पृथ्वीराज रासो का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मत किसका है कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में रासो की रचना की थी। तो इसका उत्तर होगा नरोत्तम स्वामी। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो गया हूँ। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं कि ये मत किसका है कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में रासो की रचना की है। तो ये की है नरोत्तम दास स्वामी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रामाणिक किसने घोषित किया था। यानी सर्वप्रथम या सबसे पहले किसने अप्रामाणिक घोषित किया था, तो ये किया था डॉक्टर बुलर ने। ठीक है, कब किया था, 1875 यानी कि 1875 में पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर इन्होंने कहा था कि पृथ्वीराज रासो जो है वो अप्रामाणिक है। देखिए ऐसे जो है क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। देखिए यहाँ से 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि किस ग्रंथ के आधार पर जो है पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ठहराया गया, तो ये ठहराया गया था पृथ्वीराज विजय के ग्रंथ के आधार पर। तो ऐसे क्वेश्चन जो है नॉर्मली आते हैं एग्जामिनेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो में किन 2 रसों की प्रमुखता है, यानी कि कौन कौन से प्रमुख 2 रस मिलते हैं पृथ्वीराज रासो में, तो ये श्रृंगार और वीर, याद रखिएगा, श्रृंगार और वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसकी जो भाषा है वो है ब्रज मिश्रित राजस्थानी या डिंगल भाषा। ठीक है, मेनली आप ये याद रखिएगा डिंगल। ठीक है, डिंगल भाषा जो है ये पृथ्वीराज रासो की भाषा मानी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी माना है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप क्या है, यानी किस प्रकार का वो काव्य माना गया है, तो ये जो है एक प्रबंध काव्य माना गया है जो कि महाकाव्य के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, तो इसको जो है आप नोट कर रखिए। हम सब जानते हैं कि एक महाकाव्य है, परंतु मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि इसका काव्य रूप क्या है, तो ये जो है एक प्रबंध काव्य माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो में लगभग कितने छंद का प्रयोग हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो कितने छंदों का प्रयोग है पृथ्वीराज रासो में, 68, याद रखिएगा 68
8। चलिए फ्रेंड्स, आज के इतना ही। आज हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण और आदिकाल के क्वेश्चन आंसर्स हमने सॉल्व किए। तो ऐसे हम पार्ट वाइज जो है कंप्लीट करेंगे। आज पार्ट 2 कंप्लीट हो गया आदिकाल का, कल पार्ट 3 की शुरुआत होगी। फिर ऐसे पार्ट वाइज जो है हम पूरा आदिकाल कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आधुनिक काल भी कंप्लीट हो जाएगी ऐसे। और फिर जो है पाश्चात्य और भारतीय का अभिशास्त्र हम पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करेगा आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।